दोस्तों सभी को नमस्ते। टीएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि टीएन एकेडमी की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस बराबर चलती रही हैं और इसी के साथ भी चूँकि मैं मिस्टर तरुण धनकर जी का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं कि हम सब के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों आज हम चलेंगे कि पिछले हमारे सेशन में जो बातें हमारी रही थी उसमें एक जो सीरीज़ है ये फिलॉसफी को लेकर है, दर्शन को लेकर है, शैक्षिक दर्शन को लेकर है। तो उसमें हमने जो बात की थी वो बात थी हमारी बेसिकली कि शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है और दोनों का क्या संबंध है और शिक्षा शैक्षिक दर्शन की क्या ज़रूरत है हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो इसको थोड़ा सा छोटा सा हम शुरू करते हैं। आज की जो हमारी सेशन है, जो क्लास है, इसमें आज हम जो शुरू करेंगे वो अब चूंकि पिछली क्लास में हमने जो बात की थी वो शैक्षिक दर्शन को लेकर बात की थी और दूसरा इसमें हमने बताया कि शिक्षा और दर्शन इन दोनों में क्या संबंध है। ये दोनों ही जो टर्म हैं ये दोनों ही अपने आप में अलग अलग है। इस पर हमने पिछली वीडियो में अच्छे से बात की थी। तो इसका ही एक महत्वपूर्ण है, इसका एक इम्पोर्टेंस है, वो इसका जो महत्व है वो ये है कि अगर मैं इसको बात करूं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसमें क्या मतलब है हमारे दर्शन का, तो और क्यों हमें ये कराया जाता है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बता दिया, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। तो जब एक शिक्षक, जब कोई अध्यापक, जब कोई शिक्षक कक्षा में जाता है, जब वो कक्षा में जाता है तो उसके साथ सामने 30 बच्चे, 40 बच्चे, जितने भी बच्चे इस क्लास में हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन कहता है कि 30 या 35 बच्चों में एक अध्यापक का होना जरूरी है। ये अध्यापक एक है और बच्चे हमारे पास 30 से अगर मैं कहूं कि 35 बच्चे हैं, तो ये अध्यापक किस तरीके से इन सभी बच्चों को संतुष्ट कर पाएगा, कैसे उनको समझ पाएगा। अगर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, तो ये जो शिक्षक है, अगर विद्यार्थी के परसेप्शन को अगर हम कहें कि उसका दृष्टिकोण, कि जो विद्यार्थी है उसका अगर दृष्टिकोण, पिछली क्लास में हमने दृष्टिकोण को लेकर बात की थी जब हमने फिलॉसफी की बात की, अगर ये अध्यापक इन हर एक बच्चे के दृष्टिकोण और उनकी आइडियोलॉजी को अच्छे से समझ पाता है तो इनके बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी होगी, एक कनेक्ट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इन दोनों के बीच में एक तारतम्यता होगी जो कि ये एक दूसरे को समझ पाएंगे, है ना। क्लास हमारी अनुशासित होगी, जो हमारी क्लास है वो एकदम अनुशासित होगी। तो अगर इन दोनों के बीच में एक सिस्टम है, एक तारतम्यता है, एक समझ है, तो क्या होगा, हमारी जो ये अध्यापक फिर पढ़ाएगा और ये विद्यार्थी जो पढ़ेगा, जो अपना कंटेंट, जो अपनी विषय वस्तु को वो अपनी कक्षा में जब डिलीवर करेगा तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे और अध्यापक भी कहीं ना कहीं इंजॉय करेगा। तो दोस्तों इसलिए ये कितने तरह के दृष्टिकोण हैं, क्योंकि क्लास में बच्चा आता है और ये क्लास में बच्चा आ रहा है तो हर बच्चा अपने दृष्टिकोण को लेके आ रहा है,
अध्यापक का भी एक दृष्टिकोण है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसी के संदर्भ में एक अध्यापक को सारे के सारे दृष्टिकोण को समझना चाहिए, बच्चों की आइडियोलॉजी को समझना चाहिए। इस अगर वो समझ लेता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी बहुत ही तारम्यता के साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ में वो चल पाएगी। अगर ये समझ पाता है तो इसके दृष्टिकोण को, तो कनेक्ट होगा, ये तारम्यता बनेगी, क्लास अनुशासित होगी और बच्चों का अपना एक जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी क्या होगा, डेवलप होगा और क्या होगा, मोटिवेशन भी होगा। तो ये सारी की सारी चीजें तब आएंगी कि जब आप पूरी तरीके से, जब एक अध्यापक बच्चों के दृष्टिकोण को बढ़िया तरीके से समझ लेता है। तो ये एक इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं कि कितने तरह के दृष्टिकोण हैं, जो अगर वो क्लास में देखता है तो कितने तरह के दृष्टिकोण हैं। दृष्टिकोण, इसको हम आइडियोलॉजी भी बोलते हैं। कितनी तरह की आइडियोलॉजी है, कितनी तरह की समझ है। तो इस दर्शन में बेसिकली आज जो हम बात करेंगे वो डिफरेंट टाइप की दृष्टिकोण की, डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजी की हम बात करेंगे। तो पहला जो दृष्टिकोण है, पहली जो आइडियोलॉजी है, पहला जो दर्शन है, वो हमारा आदर्शवाद की हम बात करेंगे कि ये आदर्शवाद बेसिकली क्या है। इसको हम इंग्लिश में आइडियलिज्म के नाम से जानते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा और आदर्शवाद का क्या मायना है, दोनों में क्या समझ है। दूसरी हम बात करेंगे प्रकृतिवाद की, कि प्रकृतिवाद में अगर हम देखते हैं, इसको हम नेचुरलिज्म के नाम से जानते हैं कि नेचुरलिज्म है ये हमारा। तीसरी अगर हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद की अगर हम बात करते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म के नाम से इसको हम देखेंगे, प्रैग्मेटिज्म। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और एक आता है हमारा यथार्थवाद, इसको हम रियलिज्म कहते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक वाद पर बढ़िया से डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी क्लास में जो बच्चे बैठे होते हैं वो किस किस दृष्टिकोण के साथ में है। क्या वो बच्चा इस वाद के आदर्शवादी है, क्या वो बच्चा प्रकृतिवादी है, क्या वो बच्चा प्रयोजनवादी है, क्या वो बच्चा यथार्थवादी है। तो इसी का एक जो संदर्भ है वो ये है कि हमें इनके बारे में, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर मैं आदर्शवाद की बात करता हूं तो आदर्शवाद, अगर कोई जो बच्चा है, अगर वो बच्चा हमारा आदर्शवादी है तो हमें देखना पड़ेगा इस बच्चे के लिए अध्यापक का किस तरह होना चाहिए। जो अगर आदर्शवादी बच्चा है और अध्यापक क्लास में है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि बच्चा और टीचर इसके लिए किस तरह का उसका बिहेवियर होगा, है ना। उसके बाद में इस बच्चे के लिए शिक्षण कौन किस तरीके से पढ़ाना होगा। अगर कोई बच्चा हमारा आदर्शवादी है तो किस तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग होगा। इस बच्चे के लिए किस तरीके के अनुशासन की हम बात करेंगे, किस तरह का डिसिप्लिन होगा, किस तरीके से इस बच्चे का पाठ्यक्रम होगा, किस तरह इस तरीके से जो इस बच्चे को हमें पढ़ाना है और किस तरह की हमारी कक्षा होगी। तो इसीलिए इसी तरीके से अगर बच्चा आदर्शवादी है तो टीचर को अगर समझ आएगा कि उसे किस तरह का बिहेवियर करना है, कौन सी विधियों से उसको पढ़ाना है, किस तरह का अनुशासन उसको लेके चलना है, किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस तरह की क्लास होनी चाहिए, किस तरह का स्कूल का निर्माण होगा। अगर दोस्तों ये सारी की सारी बातें इस अध्यापक को क्लैरिटी होगी तो जो भी ये अध्यापक अपनी कक्षा में कुछ भी पढ़ाएगा, कुछ भी डिलीवर करेगा तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोटिवेटेड और बहुत ही अनुशासित तरीके से वो क्लास में पढ़ा पाएगा। तो इसी के संदर्भ में हम एक एक वाद पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो आज जो अगर हम बात करेंगे, इस पर हम बात करने का हमारा
दायरा रहेगा कि जो आइडियलिज्म है, जो आदर्शवाद है, इसको हमें किस एंगल से पढ़ना है, इसको कि आइडियलिज्म क्या है, आदर्शवाद क्या है, शिक्षा में आदर्शवाद की क्या जरूरत है, आदर्शवाद के अनुसार टीचर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए बच्चे के साथ में, बच्चे को समझने के लिए, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण जो विधियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज इस पर बात करेंगे। स्लाइड इंग्लिश में है, लेकिन मैं सारी की सारी बातें आपके साथ हिंदी में भी डिस्कस करूंगा। तो आइडियलिज्म जो वर्ड है ये आइडिया शब्द से बना है। आइडिया शब्द की देन है, एक तरह का जो आइडिया है वो आइडियलिज्म जो वर्ड है वो आइडिया शब्द से हमारा बना है। इन्होंने जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दी वो किसको दी, वो आइडिया शब्द को इम्पोर्टेंस दी कि जो परसेप्शन है, अब ये आइडिया क्या है और किस तरीके से हम इसे फिलॉसफी में देखेंगे, इसकी हम बात अभी आगे करेंगे। इन्होंने सारी की सारी चीजों को जो सेकेंडरी बोला कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो सेकेंडरी हैं, लेकिन जो हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव है बच्चे का वो है आइडिया। फिर थोड़ा इन्होंने बताया कि जो पर्सनैलिटी है उसमें सारी की सारी चीजें जुड़ी होती हैं, फिजिकल भी हम कह सकते हैं, माइंड से भी, फिजिकल और माइंड, शरीर और दिमाग, इसकी हम बात करें। अगर इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेटो और कपिला और कांट, टैगोर और गांधी, ये सारे के सारे एक तरीके से आइडियलिस्टिक, ऑल ये सारे के सारे जितने भी आइडियलिस्टिक एजुकेशनिस्ट रहे हैं, ये विश्वास करते थे कि जो भी बच्चा पैदा होता है, अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो कुछ स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ में होता है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि स्पिरिचुअल, इसीलिए जो आदर्शवाद है वो सबसे पुराना स्कूल है, आदर्शवाद हमारा। और जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं इसकी, तो ये कहीं ना कहीं हमें आइडिया की तरफ लेके जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे देखेंगे कि जैसे अगर मैं कहूँ कि सोल और बॉडी दो चीजें हैं हमारी, तो बॉडी हमें दिखती है, सोल हमें नहीं दिखती। तो सोल एक आइडिया है, सोल एक आइडिया है, जो चीज हमें नहीं दिखती। तो इसीलिए इस आदर्शवाद जो स्कूल है इसको सबसे ज्यादा पुराना, और इसीलिए इसको स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक स्कूल भी कहा गया है। तो ये जो हमारा आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है ये हमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाएगी, जिस पर हम आगे अभी बात करेंगे। तो इसमें अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करता हूँ तो मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ, क्या आपने देखा होगा, हमारे घर वाले लोग भी, या जो हमारे घर में दादी है, दादा है, वो क्या बोलते हैं कि तेरे टीचर ने तुझे क्या सिखाया। तो इसका मतलब ये है कि जो टीचर का जो इम्पोर्टेंस है वो आदर्शवादियों में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। जैसे हम अगर इस तरह से करें, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंस है गुरु की वो ज्यादा है। और जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी को यहाँ थोड़ा हम देखेंगे, जो सोल है, जो आध्यात्मिकता है, उसकी समझ होना बच्चों में चाहिए। तो इस तरह से जो इन्होंने जो जोर डाला वो इस बात पर रियलाइज किया कि स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, उसका जो नेचर है उसको समझना चाहिए। और ये कौन बताएगा, अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर। ट्रू नेचर कैसे, स्पिरिचुअलिटी का जो ट्रू नेचर है कि सच क्या है, झूठ क्या है, जो हमने पहली क्लास में उस पर चर्चा की थी। तो इसको हमें कैसे उनके साथ इनकलकेट करना है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की एजेंसीज हैं उनको इस बात को, तो इसका एक उद्देश्य रहा, जैसे मैंने कहा कि आइडियलिज्म के अनुसार एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है कि शिक्षा को चाहिए कि वो बच्चे का आध्यात्मिक विकास करे। शिक्षा को चाहिए कि वो जो बच्चे का सेल्फ रियलाइजेशन,
जो जो उसका आत्मचिंतन की तरफ बच्चे को लेके जाए और कहीं ना कहीं उस सोल की तरफ और उस आइडिया की तरफ लेके जाए। तो ये इस फिलॉसफी की बेसिकली एक इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि आइडिया अपने आप में एक वर्ड है, आइडिया, आइडिया अगर मैं इसकी बात करूं आइडिया की, तो ये आइडिया अपने आप में एक वर्ड है, आइडिया। आइडिया जो शब्द है बेसिकली आइडियल या आइडिया, तो आइडिया दिखता नहीं है एक तरीके से, आइडिया को ना हम देख सकते हैं। तो आइडिया, अब अगर हम इसको दर्शन के साथ देखें, अगर आदर्शवाद को दर्शन के साथ देखें, अगर मैं कहूं आपके साथ में कि ये हमारा आदर्शवाद है और ये हमारा दर्शन है, तो दर्शन ने हमें क्या बताया था कि सत्य क्या है। हमने बात की थी दर्शन कहाँ किसकी बात करता है कि जो सत्य है। तो अगर सच्चे ट्रुथ को, सच का मतलब इंग्लिश में अगर इसको बात करें तो हम ट्रुथ की बात करेंगे। अगर ट्रुथ को हम देखें तो ट्रुथ कैसी चीज है, तो ट्रुथ एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट परमानेंट रहती है, जिसमें कुछ कंसिस्टेंसी रहती है, जो परमानेंट है। तो अगर हम इसको देखें कि जो आइडिया है, आदर्शवाद के साथ अगर हम देखें, जो आइडिया है, आइडिया अपने आप में कांस्टेंट रहता है, इतनी आइडिया में बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब जो सच है वो क्या है, आदर्शवादियों के अनुसार जो सच है वो क्या है, वो आइडिया है। आइडिया की अगर मैं बात करूं, ये आइडिया क्या है, इसी आइडिया को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बात की कि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है, जो चीज़ हमारे माइंड में होती है, उसका नाम हमने आइडिया दिया। इसी को हम अगर आगे देखें तो आध्यात्मिक, जो हमारे साथ जो आध्यात्मिक किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना है, जो उसका जो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना है, तो इसी आइडिया का जो हमने नाम दिया, उसका हमने नाम गॉड दिया या सोल दिया। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आदर्शवाद, जो हमारा दर्शन है, ये एक तरीके से आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाता है, सोल की तरफ। तो सच एक है, वो क्या है, आइडिया। उसी आइडिया को हमने सोल बोला, उसी आइडिया को डिफरेंट लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। तो इसीलिए हम जो बात करेंगे इसके साथ में, तो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये गॉड इज द ओनली सुप्रीम पावर। तो ये जो गॉड की बात की है, यही हमारा आइडिया है कि ये जो आइडिया है ये परमानेंट है और इसी आइडिया से बच्चों को अवगत कराना है। तो अगर मेरी क्लास में कोई बालक आदर्शवादी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसके लिए पाठ्यक्रम, जिसकी हम आगे बात करेंगे, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अगर इस बच्चे को पढ़ाना है, आदर्शवादी बच्चे को पढ़ाना है, तो इसको ये बताना पड़ेगा, जो भी अध्यापक एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे, वो इस तरीके से उदाहरण देने होंगे उसको कि जो उस अध्यापक की इंपॉर्टेंस वहां से रिफ्लेक्ट होती हो। तो इसीलिए जो आइडिया है, जो गॉड है, वो सुप्रीम है और यही एक अल्टीमेट ट्रुथ है। जो ट्रुथ की अगर हम बात करते हैं तो यही एक तरीके से हमारा दर्शन है। इसी परसेप्शन, जो आइडियलिस्टिक बच्चा उस परसेप्शन से, उस दृष्टिकोण के साथ बैठेगा हमारे साथ में। तो इसीलिए ट्रुथ इज क्या है, रियलिटी है, रियलिटी इज वन। और ट्रुथ की अगर हम बात करें तो ऐसी चीज जिसमें कभी भी परिवर्तन ना हो, जिसमें कंसिस्टेंसी हो, इसको हमने बोला। और जो हर सिचुएशन में क्या रहे, वो पूरी तरीके से कंसिस्टेंट रहे और जिसमें परिवर्तन ना हो, उसको हमने बोला कि ये हमारा ट्रुथ है। तो ये ट्रुथ क्या हुआ, आइडिया की बात। तो ऐसी चीज कौन है, आइडिया। आइडिया का मतलब सोल। इसीलिए हम सोल की अगर बात करें, थोड़ी मुझे ये बात करनी पड़ेगी, सोल को भी लाना पड़ेगा, गॉड को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि हम आध्यात्मिकता की तरफ अगर बात करते हैं तो कहा ना कि सोल, अगर आत्मा न जलती है, न कटती है, ना हवा उसको गला सकती है। तो इस तरीके से अगर हम सोल की बात करते हैं तो सोल में कंसिस्टेंसी है, और कंसिस्टेंसी है, इसका मतलब वो सच है। तो आइडियलिस्टिक बच्चे को अगर पढ़ाना है तो इसी पैरामीटर से पढ़ाना होगा उसको। जो ट्रुथ, उसका जो परसेप्शन है, उसका जो नर्चरिंग होके आई है, उन्होंने उसी
की उसी आइडिया की तरफ, उसकी सोल की तरफ, और जो बच्चा की नर्चरिंग होके आई है वो एक तरीके से आध्यात्मिक होगी। तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से समझेंगे। अगर मैं इसको और भी देखूं तो इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्म, तो ब्रह्मा को सत्य, चित्त और आनंद, ये तीन चीजें हैं। तो ट्रुथ, गुडनेस और इंग्लिश में इसको ब्यूटी कहते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा आदर्शवाद है ये आध्यात्मिक दर्शन है। बच्चा जो क्लास में बैठा होगा उसका इसका एक ही इस दर्शन का उद्देश्य है कि उनका सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। बच्चा अपने आप को समझे, अपने से बात करे, तो ये इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसकी अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, चूंकि कई बारी क्लास स्कूल आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो ये अल्टीमेट जो रियलिटी है वो क्या है, स्पिरिचुअलिज्म। तो क्वेश्चन आपसे कई बारी पूछ लिया जाता है कि कौन सी फिलॉसफी, कौन सा दर्शन स्पिरिचुअल है या कौन सा दर्शन हमारा आध्यात्मिक है, कौन सा दर्शन हमारा इंडिविजुअल है। वो आदर्शवाद, उसमें नाम दिया जाएगा आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, और आपका आइडियलिस्टिक। तो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी हमारी स्पिरिचुअल है, ऐसा डीएम डेल्टा ने बात की। अगर रस्क की बात करें तो इन्होंने भी कहा कि जो स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअल रियलम, जो रिलीम, जो हमारा जो एजुकेशन है, उससे यही चाहा जाता है कि जो बच्चे का जो विकास हो वो आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। कौन से, ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तो जो कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा। तो कौन से वेस्टर्न, तो हर फिलॉसफी बेसिकली दो तरीके से हम पढ़ते हैं, इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन, और पाश्चात्य दर्शन। तो क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि इंडियन दर्शन, इंडियन आइडियलिस्टिक आदर्शवादी जो दार्शनिक थे वो कौन थे, या वेस्टर्न। तो इसको ये क्वेश्चन एक इसमें से इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो वेस्टर्न में अगर हम बात करते हैं तो प्लेटो की बात करते हैं, अगस्टाइन की बात करते हैं, बर्कले की बात करते हैं, कांट की बात करते हैं, हीगल की बात करते हैं, फ्रोवेल की बात करते हैं, और पेस्टालॉजी। ये जो सारे के सारे हमारे दार्शनिक थे ये पाश्चात्य वर्ल्ड से थे। और ये फिलोसोफर, अगर इनके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो प्लेटो ने जो लिखा वो क्या लिखा कि आइडियाज आर रियल। जो आइडिया हैं, चूंकि इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आइडिया ही सच है, और दर्शन की अगर हम एक लाइन में बात करें तो सच की बात करता है। अभी जो मेरी क्लास में बच्चे अगर बैठे होंगे आदर्शवादी, तो मुझे इस तरीके से, इस पैरामीटर से उस बच्चे को समझना होगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इंडियन की अगर मैं बात करूं कि भारतीय में कौन कौन से आइडियलिस्टिक रहे, तो इसमें सबसे पहले अगर कहां से ये इंस्पिरेशन आया, कहां से ये बात उठ के आई आदर्शवाद की, तो हमारे वेदास और उपनिषद से ये बात उठ के आई। इसीलिए आदर्शवाद, जो हमारा आदर्शवादी जो हमारी फिलॉसफी है, वो अपने आप में एक बड़ी फिलॉसफी है, और सबसे एंशिएंट फिलॉसफी अगर है तो यही है आदर्शवाद। तो अगर मॉडर्न टाइम की हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे पहले आता है। महात्मा गांधी, चूंकि महात्मा गांधी को ऐसा, इन्होंने जो बात की है, महात्मा गांधी ने सभी दर्शन जितने भी हमारी आइडियोलॉजी हैं सबको इन्होंने अपलिफ्ट किया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे विवेकानंद है, उनको हम आदर्शवादी कह सकते हैं। तो इन्होंने, अगर मैं बात करूं गांधी जी की, तो इन्होंने प्रयोजनवाद को भी बात की है, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद को भी आगे बढ़ाने की बात की है। अरविंदो घोष, ये आपने देखा होगा, अरविंदो आश्रम में आप गए होंगे, आपने कभी देखा होगा अरविंदो आश्रम में, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक के अनुसार ही शिक्षा का आगे बढ़ावा होता है। तो ये हमारे यहाँ के जो इंडियन फिलोसोफर रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडियन कौन से हैं और वेस्टर्न कौन से हैं, और भी हो सकते हैं पर ये बहुत सारे नहीं हैं। इसके बीच में पिछली क्लास में अगर आपने देखा होगा तो मैंने फिलॉसफी की बात की थी। फिलॉसफी, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने फिलॉसफी की बात की थी। फिलॉसफी की में भी हमने ब्रांचेस की बात की थी। तो ये जो फिलॉसफी है, ये जितनी सारी की सारी आइडियोलॉजीज हैं,
इन आइडियोलॉजी में हम फिलॉसफी को कैसे देखेंगे। तो ब्रांचेस में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स के। मेटाफिजिक्स का जो मतलब है वो तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा की जो अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रुथ की बात करता है, ये रियलिटी की बात करता है। तो इसीलिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि तत्व मीमांसा का क्या मतलब है, तो मैंने पिछली वीडियो में इस पर डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम तत्व मीमांसा का मतलब सत्य की बात करते हैं, तो जो सत्य से रिलेटेड होगा वो यहाँ होगा। दूसरा हमारा एपिस्टेमोलॉजी है। अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, इसको हम बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, तो ये हमारा ज्ञान मीमांसा है। और तीसरी अगर हम बात करें एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी इसको हम बोलते हैं मूल्य मीमांसा, मूल्य मीमांसा के नाम से इसको। इसमें जो बात की पिछली क्लास में मैंने बात की, तो बेसिकली इन तीनों की तीनों ब्रांच को आदर्शवाद के अनुसार देखेंगे कि आदर्शवादी जो हैं उन्होंने सच को क्या माना, आदर्शवादियों के अनुसार ज्ञान क्या है, आदर्शवादियों के अनुसार मूल्य मीमांसा क्या है। इसलिए हम इस फिलॉसफीज को जो तीनों ब्रांचेज हैं, हम सभी के सारी की सारी आइडियोलॉजी हमारी तभी पक्की होती है जिसमें हम सच की बात करें, जिसमें हम ज्ञान की बात करें, जिसमें हम मूल्य की बात करें। अगर हम तीनों की बात कर पाते हैं तो यही हम कहेंगे ये हमारा, तो आदर्शवादी के अनुसार हमें इस चीज को देखना है। पहला अगर इसको हम देखें तो इसको एपिस्टेमोलॉजी, पहले हम इसको देख लेते हैं। एपिस्टेमोलॉजी जो डील करती है, एपिस्टेमोलॉजी को क्या बोला मैंने, क्या बताया, ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान कि आदर्शवादियों ने ज्ञान को क्या समझा, ज्ञान के कौन कौन से पैरामीटर हैं, है ना, जो इन्होंने डील किया। वो कैसे कि नॉलेज क्या है और नॉलेज का लोकस क्या है, और जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है वो कहाँ से आई। ट्रू नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ द रियल, द मटेरियल वर्ल्ड फॉर द आइडियलिस्टिक इज नॉट ट्रू। कि जो नॉलेज आपको देनी है, इसीलिए इसमें दो बातें निकल के आएंगी कि आइडियलिस्टिक बात नहीं करेंगे मैटर की। इनके लिए जो मैटर है वो क्या है, मैटर कुछ भी नहीं है, इसलिए क्योंकि मैटर में परिवर्तन होता है। और आदर्शवादी बात ये कहते हैं कि जिस चीज में परिवर्तन नहीं होता है सच हमारी वो होती है। तो इसलिए इनके अकॉर्डिंग जो सच है वो क्या होगा, मैटर नहीं होगा। मैटर के बियॉन्ड क्या बताया, आइडिया। तो जो नॉलेज क्या होनी चाहिए, आइडिया की नॉलेज होनी चाहिए। आइडिया कैसे आते हैं, आइडिया कैसे जनरेट होते हैं, आइडिया के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, तो इन्होंने नॉलेज की बात की। तो इसीलिए इन्होंने मटेरियल वर्ल्ड को डिनाई किया और इन्होंने कहा कि जो भी मटेरियल वर्ल्ड से बियॉन्ड में कोई चीज है वही हमारी सच है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताने की कोशिश की। तो क्या है कि नॉलेज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड ही किससे आती है, सेंसेस से। किससे आती है, ज्ञानेंद्रियों से। इसको हम ज्ञानेंद्रियों की बजाय अगर हम इसको देखें तो ज्ञान, नॉलेज हमारी किससे आती है, इंद्रियों से। इंद्रियों से आती है। और इन्होंने कहा कि जो इंद्रियों से नॉलेज आती है वो परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है, परिवर्तनशील। और जो नॉलेज हमारी परिवर्तनशील होगी, जो नॉलेज, जो ज्ञान हमारा परिवर्तनशील होगा, वो नॉलेज सच नॉलेज नहीं होगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि सेंसेस से जो मिलने वाली नॉलेज है वो ट्रू नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो सेंसेस चेंजिंग और जो सेंसेस जो हमारे हो चलते हैं,
तो वो हमारे वर्ल्ड को देखते हैं, मैटर के साथ देखते हैं, तो इसलिए ये नॉलेज हमारी, तो नॉलेज जो क्या होगी, वो आइडिया या नॉलेज या जो आइडियाज की जो फॉर्म है वो इटरनल होगा। क्या होगा, वो इटरनल होगा, और वो कैसी होगी, अनचेंजेबल होगी, बिकॉज दे कैन ग्रास्प बाय द माइंड। देखिए अब इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आप जब सोचेंगे, जहन लगाएंगे, इस फिलॉसफी को, सिर्फ ये फिलॉसफी है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है या गलत है, वो कौन सी लिमिटेशंस हैं इसकी। लेकिन अगर इस फिलॉसफी की बात करेंगे तो सिर्फ इसकी बात करेंगे कि ये मैटर के बियॉन्ड में बात करती है, ये आइडिया पर बात करती है कि आइडिया हमारा कैसा है। सोल, जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल फिलॉसफी आध्यात्मिकता की बात करती है, सोल की बात करती है कि जो सच है वो क्या है, सोल है, सोल में परिवर्तन नहीं होता। तो सोल का जो कंपैरिजन किया वो आइडिया के साथ किया। तो इसमें जो नॉलेज है वो परिवर्तनशील, किसी भी चीज को सच नहीं मानते। तो ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि जो चीज हमारी इटरनल है, जो अपने आप में पहले से है और जो है और रहेगी भी और जो थी, ये हमारी सच होगी। तो ये हमारी, अगर हम बात करें तो ये नॉलेज की बात होगी। एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी सेकंड जो टर्म है हमारी, एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी को जो बोलते हैं वो बोलते हैं मूल्य मीमांसा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यार हम फिलॉसफी पढ़ क्यों रहे हैं, आइडियलिज्म पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो इसको पढ़ने का पर्पज ये है कि जो भी बच्चा मेरी क्लास में बैठा होगा, और बच्चा, चूंकि भारत में अगर हम बात करें तो आइडियलिस्टिक बच्चे रहे ही हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बच्चे को हमें देखना है। तो इसमें जो मूल्य मीमांसा है, आइडियलिस्टिक के अकॉर्डिंग मूल्य मीमांसा क्या है, अप्रोच टू एथिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ गुड एंड बैड, कि इस तरह की जो एथिक्स का मतलब क्या है कि जो अच्छे और बुरे में अंतर बताए, जो राइट और रॉन्ग में डिफरेंस बताए, और ये जो मोरल कंडक्ट, इंडिविजुअल का जो मोरल कंडक्ट है, उस पर ये बात हमारी निर्भर रहती है। तो इसमें किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, आइडियलिस्टिक के अकॉर्डिंग। तो जो आइडियलिस्टिक हैं हमारे, जो आदर्शवादी हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो मूल्य हैं, जो वैल्यू हैं फॉर द आइडियलिस्टिक, कैसी हैं, इटरनल एंड परफेक्ट। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस दर्शन के अनुसार जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, वो इटरनल होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आदर्शवादियों के अनुसार ही जो वैल्यूज हैं वो कैसी होंगी, वो इटरनल होंगी, वो परफेक्ट होंगी। तो यहां हम इसकी वैल्यूज की बात करते हैं। इसमें एक चीज हमारी थोड़ी सी रह गई, इसको आप देखेंगे। एक चीज और है, अगर मैं बात करूं, इससे पहले तत्व मीमांसा की मैंने बात नहीं की, जिसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स, इसको क्या बोलते हैं, तत्व मीमांसा। तो मैंने दो की बात की, मैंने किसकी बात की, मैंने ज्ञान मीमांसा की बात कर ली कि ज्ञान मीमांसा क्या है, और दूसरी मैंने बात कर ली मूल्य मीमांसा की, और तीसरी हमारी जो बात है वो तत्व मीमांसा है। जो आदर्शवादियों के तत्व मीमांसा का मतलब वैसे क्या होता है, मेटा प्लस फिजिक्स। जो तत्व मीमांसा है दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा प्लस फिजिक्स। मेटा का मतलब अवे और फिजिक्स का मतलब भौतिकवाद। जो चीज भौतिकवाद से परे है वो सच है। तो वो क्या है, तो मेटाफिजिक्स जो चीज हमारी भौतिकवाद से परे है, तो भौतिकवाद से परे क्या है, वो है आइडिया, है ना। बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आइडिया भी तो हमारे दिमाग में आता है और वो सारी चीजें हैं। तो हमें जब हम एक एक फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो एक ही कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ेंगे, तो ये चीज हमें समझनी है, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो तत्व मीमांसा क्या रहा, तो तत्व मीमांसा जो रहा इसमें वो ये रहा कि जो सोल है, जो गॉड है, वही परमानेंट है, वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। तो वो क्या है, वो है हमारी सोल। तो तत्व मीमांसा, इसीलिए इन्होंने गॉड की बात की, इसीलिए इन्होंने किसकी बात की, सोल की बात की, कि जो बियॉन्ड है, बियॉन्ड द फिजिक्स,
जो फिजिक्स के बियॉन्ड है, फिजिकल के जो बियॉन्ड है, जो हमारा भौतिकवाद के पीछे है, वही सच है। तो मेटाफिजिक्स जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करता है? ये सत्य की बात करता है। तो आदर्शवाद के अनुसार अगर मैं सत्य बोलूं कि सच क्या होगा, तो सच हमारा गॉड या सोल, या तीसरी बात अगर हम बात करें तो ये हमारा आइडिया होगा या ये आदर्श होगा। इसको हमने क्या बोला? मेटाफिजिक्स। तो मैंने क्या बताने की कोशिश की? मैंने कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की आदर्शवाद के कॉन्सेप्ट की। उसमें मैंने बताया कि इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, वेस्टर्न के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। फिर तीसरी बात जो बताने की कोशिश की मैंने कि ब्रांचेस ऑफ द फिलॉसफी, कि इस दर्शन के कौन कौन सी शाखाएं हैं और आदर्शवाद के अनुसार क्या है। तो मैंने बताया कि तत्व मीमांसा को बताने की कोशिश की, उसके बाद में ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो ये हमारा फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ आइडियलिस्टिक की बात करेंगे। अब जो हम बात करेंगे वो बेसिकली बात करेंगे प्रिंसिपल की। कौन से इसके प्रिंसिपल हैं? अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल का मतलब होता क्या है ना, अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है, तो प्रिंसिपल का जो मतलब होता है वो होता है फंडामेंटल ट्रुथ्स और प्रपोर्शन सर्विंग एज द फाउंडेशन फॉर ए बिलीफ और एक्शन। कि जो भी फंडामेंटल ट्रुथ है, इसका मतलब कि जो चीज प्रूव्ड है, जिसको हम सारे के सारे पैरामीटर से देख लेते हैं कि हाँ दिस इज द राइट, तो वो हमारा एक तरीके से क्या बोलते हैं, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। हर फिलॉसफी के प्रिंसिपल को हम आगे देखेंगे कि पहला इसका जो प्रिंसिपल है हमारा, अगर हम इसकी बात करें प्रिंसिपल की, तो पहला जो हमारा प्रिंसिपल होगा तो कि ये जो पहला प्रिंसिपल है ये है कि जो वर्ल्ड है, आइडियाज का जो वर्ल्ड है, ये पहला नंबर 1 प्रिंसिपल है हमारा। वो एंड वैल्यूज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्ल्ड ऑफ मैटर। ये मैंने बताने की कोशिश की कि पहला प्रिंसिपल ये है आदर्शवादियों के अनुसार कि जो संसार दिख रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी? आइडियाज की और वैल्यूज की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इनका जो आइडियलिस्टिक जो होते हैं वो फुल फेथ रखते हैं इटर्नल वैल्यूज में। इटर्नल वैल्यूज का मतलब हम अगर हिंदी में देखें कि जिनमें परिवर्तन हमारा नहीं होगा, तो ये कभी चेंज नहीं होती हैं। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पहला प्रिंसिपल ये है कि जो ये प्रिंसिपल है वो ये इस बात को बताता है कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज इज मोर इम्पोर्टेंट। जो मैं इतनी देर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है? वो इम्पोर्टेंट है किससे? वर्ल्ड ऑफ मैटर से। मैटर का मतलब अगर मैं बात करूं भौतिकता, तो जो भौतिकता है, जो भौतिक है, इस चीज के बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब परे, परे का मतलब इसके पीछे, वही हमारी सच है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने जो इनका जो ये मानते हैं, आइडियलिस्टिक जो मानते हैं, वो ये कहते हैं वैल्यूज में परिवर्तन नहीं होता। हम प्रकृतिवाद में देखेंगे, है ना, वो प्रकृतिवाद में उन्होंने कहा कि वैल्यूज में परिवर्तन होता है, वैल्यूज हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेवलप होती हैं, पर ये इस बात को नहीं मानते। और इन्होंने कहा कि अगर हम प्लेटो के वर्ड में करें कि जो वैल्यूज हैं बेसिकली, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, वो 3 हैं, ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी। इनको ना कभी कैन नॉट क्रिएट और कैन नॉट डिस्ट्रॉय। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीज सच है वही हमें, जैसे सच का मतलब, अब अगर मैं आपसे एक बात करूं कि कोई एक एग्जांपल लेके अगर मैं बात करूं, कोई व्यक्ति, आप किसी शादी में गए, है ना, शादी में 500 लोग थे, लेकिन आपको वही एक शर्ट पसंद आई, तो उस जिस व्यक्ति ने वो शर्ट पहनी है उसी की तरफ आप देखते हैं, सारे के सारे 499 लोगों को छोड़कर, और आपका जो एक जो दृष्टिकोण है, आप जो देखना चाहते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखना चाहते हैं जिसकी शर्ट वैसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका परसेप्शन, जो सच है आपके लिए, वो क्या है? वही शर्ट है। तो वही शर्ट है, तो वही सच है आपके लिए, क्योंकि आपने 499 लोगों को साइड कर दिया है।
वही आपके लिए क्या है, एक शिव है और वही आपके लिए सुंदर है। इसीलिए इसको हम वैसे जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, कि जो वैल्यूज हैं वो तीन हैं। ये किसने कहा? ये आदर्शवादियों ने कहा कि गॉडनेस, ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस। ठीक है, तो ये सत्यम, तो वही जो व्यक्ति था वही उसको सत्य लगा, उसी में परमानेंसी थी, और वही जो चीज सच लगेगी अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग वही सुंदर होती है। तो जो शर्ट जिस व्यक्ति ने पहनी थी वही सुंदर था, बाकी 499 लोग उसके लिए सुंदर नहीं थे। तो इन्होंने क्या कहा, इनके लिए जो वैल्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वर्ल्ड ऑफ मैटर को लेकर। दूसरा है कि जो आइडियलिज्म विश्वास करता है, आदर्शवाद विश्वास करता है किस बात में? यूनिवर्सल माइंड में। अब जैसे मैंने यूनिवर्सल माइंड की आपको बात की, तो हम बात करते हैं यूनिवर्सल माइंड को लेके सार्वभौमिक। और सार्वभौमिक ऐसी कौन सी चीज है? तो हमने बात की सोल की, हमने बात की गॉड की, है ना, हमने बात की आइडिया की, कि जो चीज सब में एक ही है, यूनिवर्सल है, वो क्या है? उसी को हम सोल कहते हैं, उसी को हम गॉड कहते हैं। तो ये किस में बिलीव करते हैं? यूनिवर्सल माइंड में, जो चीज हमारी मैटर के बियॉन्ड हैं, क्योंकि यूनिवर्सल नहीं हो सकता मैटर, मैटर में चेंज होता है। लेकिन अगर मैं आइडिया की बात करूं, सोल की बात करूं, गॉड की बात करूं, तो वो चेंज हमारा नहीं होता। इसीलिए ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। तो उसी के अकॉर्डिंग कि जो यूनिवर्सल, जैसे मैंने बताया क्या है, माइंड ऑफ गॉड, ये ही एक क्रिएटर है। तो ह्यूमन माइंड, जो व्यक्ति का जो दिमाग है, ह्यूमन माइंड इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल माइंड। बड़ा कौन हुआ? यूनिवर्सल माइंड, उसका एक पार्ट हो सकता है और उसका डिपेंडेंट है। तो इसीलिए गॉड, और जो मैंने बताने की कोशिश की कि यूनिवर्सल माइंड में ये बिलीव करते हैं, तो इनका एक प्रिंसिपल ये है कि ये यूनिवर्सल माइंड में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है, इसका ये उद्देश्य भी है और एक प्रिंसिपल भी है कि सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, आत्म चिंतन, स्वयं चिंतन की ये बात करता है। तो एजुकेशन का कैसे होना चाहिए, कैसी एजुकेशन होना चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति को उसके सच वाले पर्सपेक्टिव से क्या कराए, उससे रियलाइज करा पाए। तो एजुकेशन ही एक ऐसा है जो कि हर व्यक्ति में रियलाइजेशन दिस यूनिटी विद इन हिम और एस्टैब्लिश हार्मनी बिटवीन द नेचर और अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, इसी को हमने कहा कि रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, जो कि एक हार्मोनिक तारम्यता एस्टैब्लिश करे नेचर के साथ में, और जो अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ है, यही अगर ये दोनों काम अगर कोई पूरे कर पाता है, इसी का नाम हमने कहा कि ये हार्मनी बनाता है, और यही एक तरीके से रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ है। डेवलपमेंट ऑफ विल पावर, ये भी एक प्रिंसिपल है कि ये व्यक्ति में विल पावर डेवलप करता है। तो एजुकेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि वो बच्चे के अंदर एक विल पावर डेवलप करे, वो गुड को एक्सेप्ट करे, फॉलो द गुड और रिजेक्ट द इविल, बुराइयों को वो क्या करे, रिजेक्ट करे, और जो अच्छाइयां हैं उनको एक्सेप्ट करे। इस तरह की जो विल पावर बच्चे में डेवलप करनी चाहिए, इस तरह का ये आइडियलिज्म का एक तरीके से प्रिंसिपल है। डेवलपमेंट ऑफ मोरल सेंसेस, मोरल सेंसेस कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो राइट और रॉन्ग में एक तरीके से कुछ डिफरेंट बता सके। तो ये इसको आप अगर हम बात करें तो ये हमारा एक तरीके से एम ऑफ एजुकेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि एम ऑफ एजुकेशन है ना, एम ऑफ एजुकेशन कि आदर्शवादियों के अनुसार किस तरह का समाज होना चाहिए।
और जब समाज इस तरह का होना चाहिए तो शिक्षा भी हमारी समाज के अनुसार ही होती है। तो आदर्शवादियों ने कहा कि वो सेल्फ रियलाइजेशन, शिक्षा के द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन बच्चे में होना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये है कि मेरी और इस समाज में क्या उपयोगिता है। चारों के चारों तरफ इन दोनों में, समाज और नेचर के साथ में एक हार्मनी इस्टेब्लिश अगर वो कर लेता है तो उसने इसका मतलब सेल्फ रियलाइज कर लिया। दूसरा कि बच्चे में एजुकेशन को चाहिए कि बच्चे में एक, ये है ना एम ऑफ एजुकेशन, कि बच्चे में चाहिए एक, कि वो बच्चे में एक विल पावर डेवलप करे, वो रिजेक्ट और एक्सेप्ट दोनों चीजों को करने की अंदर उसके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए। तो फॉलो द गुड एंड रिजेक्ट द इविल, अच्छाई को एक्सेप्ट करे और बुराई को रिजेक्ट करे। दूसरा, एक सेकंड, दूसरा एम ऑफ एजुकेशन में थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, मोरल सेंस। मोरल सेंस में अगर हम इसको देखें, राइट और रॉन्ग के साथ में, राइट और रॉन्ग के साथ में अगर कोई बालक डिफरेंशिएट कर पाता है तो उसमें एक मोरलिटी बन पाती है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार करे। जो मेन एजुकेशन का है, एजुकेशन का जो मेन एम है वो बच्चे को इस लोक के लिए नहीं परलोक के लिए तैयार करे, फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तैयार करे, मेटलिज्म के लिए उसको तैयार नहीं करे। तो आज हम इसी यहीं तक इसको देखते हैं। अगली वीडियो में हम आइडियलिज्म से रिलेटेड कि करिकुलम हमारा कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड कौन कौन से हमारे होने चाहिए, किस तरह के डिसिप्लिन हमारा होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में यहीं पर इसको रखते हैं। मुझे लगता है कि पूरे तरीके से आपको एक जो दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी अवधारणा है, उसको समझने में मदद मिल रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।